हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, सर्दी बहुत पड़ रही है, लेकिन फिर भी आप अपनी पढ़ाई को लेकर समर्पित होंगे। एग्ज़ाम की डेट बहुत ही करीब आ चुकी है और हम लोग SSC GD के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। उसी के तहत आज की ये नेक्स्ट वीडियो होगी। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक कुर्सी और एक मेज का अंकित मूल्य क्रमशः 2:3 के अनुपात में है। दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है। यदि कुर्सी और मेज दोनों पर संयुक्त छूट 26% है तो मेज पर दी गई छूट कितनी होगी। देखिए, अंकित मूल्य जो है कुर्सी और मेज का वो कितना है, 2:3। तो 2:3 का मतलब अगर हम चेयर को मान लें कि 200 की है और टेबल को मान लें 300 की है। अनुपात दिया है तो आप कुछ भी 2x या 3x मान सकते हैं, लेकिन यहाँ x नहीं, x से आप करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप 100 मान लीजिए तो ये 200 हो जाएगा और ये 300। अगर हम टोटल देखें दोनों का मिलाकर, कुर्सी और मेज का कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो 500 रुपये हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि कुर्सी पर 20% की छूट देता है दुकानदार। कुर्सी पर 20% की छूट देता है। 20% की अगर छूट देता है दुकानदार तो कितना लेता है, 80% लेता होगा। तो 20 यानी 200 का आप 80% निकालें। इसका तरीका ये भी हो सकता है कि 20% इसका निकालें, जितना आ जाए उसको 200 से सब्ट्रैक्ट कर दें। इसका मतलब क्या होगा कि दुकानदार ने 200 की वस्तु को, यानी 200 की जो कुर्सी थी उसको कितने रुपए में बेचा। अगर आप 200 का सीधा 80% निकालेंगे तो 80% आपको पता है 160 आ जाएगा। 160 का मतलब ये हुआ कि दुकानदार ने कुर्सी 200 की थी लेकिन बेच दिया कितने में, 160 रुपये में। क्यों? क्योंकि 20% का डिस्काउंट यानी 20% की छूट दी है। फिर कह रहा है कि ओवरऑल कुर्सी और मेज दोनों पर संयुक्त छूट 26% है। तो अगर इसका 26% आप निकाल के इससे सब्ट्रैक्ट करें, इससे अच्छा है कि आप 500 का 74% निकाल लें। तो 500 का जब आप 74% निकालेंगे तो 5 चौके 20, 5 सते 35, 2 37, ये 370 रुपये जो आए हैं, 500 रुपये में उसने 370 रुपये लिए और वो कुर्सी और मेज दोनों दे देता है। 26% की छूट देता है। आप समझ रहे होंगे, 500 का अगर 74% निकालेंगे, देखिए 500 गुणा 74/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। 74 गुणा 5 हमने किया तो कितना आया, 370। अब यहाँ से आप देखिए 370 रुपये में दोनों चीज़ें दे रहा है और 160 रुपये में सिर्फ कुर्सी दे रहा है। तो अगर 160 हम घटा दें तो यहाँ कितना आ जाएगा, 210। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर टेबल का अंकित मूल्य 300 रुपये है और 210 रुपये में वो टेबल को दे रहा है, ये कहाँ से आया, 370 से 160 को घटा दिया तो आया टेबल का विक्रय मूल्य। यानी छूट देने के बाद वो मेज कितने रुपए में उसने दी, 210 रुपए में। इसका मतलब है कि 300 की मेज को 210 रुपए में दे रहा है तो कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है, यही आपसे पूछ भी रहा है। देखिए, तो मेज पर दी गई छूट कितनी होगी, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। 300 की वस्तु 210 में दे रहा है, इसका मतलब 90 की छूट दे रहा है। कितने पे, 300 पे। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो। 90/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 30%। इसका मतलब है कि मेज पे दुकानदार ने 30% की छूट दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि एक वृत्त के व्यास में 15% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, व्यास आपको पता है, किसी भी वृत्त का व्यास कितना होता है, 2r होता है। अगर इसमें 15% की वृद्धि हुई, इसका मतलब r में भी 15% की वृद्धि हुई। मतलब व्यास में 15% की वृद्धि तो r में यानी त्रिज्या में भी 15% की वृद्धि। आप कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आप देखिए, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। यानी r इंटू r 2 बार आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, r का मतलब क्या हुआ, r इंटू r, तो 15% और 15%। 2 बार आप समझ रहे हो कि ये 15% और 15% की वृद्धि हो जाएगी वृत्त के क्षेत्रफल में। तो जब 2 प्रतिशतों को एक करना होता है, यानी इन दोनों को मिलाया जाता है, ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो आपको पता है दोनों का मिलाने पे क्या होता है, 15 + 15, क्योंकि वृद्धि हो रही है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। अब दोनों चिन्हों का गुणा हो जाएगा, दोनों साइन आपस में गुणा हो जाएंगे तो प्लस, फिर 15 × 15 और अपॉन कितना हो जाएगा, 100।
ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। तो 15 और 15 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 225, 15 गुणा 15 225 और 100 से भाग लगाएंगे 2.25, तो कितना हो जाएगा 32.25% की वृद्धि किसमें, वृत्त के क्षेत्रफल में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी में इंजीनियरों की संख्या प्रत्येक 2 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कितने समय में इंजीनियरों की संख्या अपनी मूल संख्या की 1024 गुनी हो जाएगी। देखिए क्या कह रहा है कि अगर कंपनी में हमने मान लिया कि इंजीनियर 1 है, तो ये 2 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे 2, फिर अगले 2 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे 4, फिर अगले 2 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे 8, फिर अगले 2 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको पता है डबल होते चले जाएंगे और फाइनली वो पूछ रहा है कि 1024 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो आप देखिए जो एक साइकिल कंप्लीट होती है 2 गुने की जो एक साइकिल कंप्लीट होती है उसमें कितना समय लगता है 2 वर्ष। यहाँ कितना समय लग रहा है 2 वर्ष, यहाँ कितना समय लग रहा है 2 वर्ष। तो आप देखिए टोटल ओवरऑल कितनी साइकिल बनेगी। भाई एक साइकिल ये बन गई तभी डबल हुआ है, एक साइकिल ये बन गई तब डबल हुआ है, एक साइकिल ये बन गई तब डबल हुआ। तो आप देखिए 1024 गुना होने में टोटल कितने चक्र बनेंगे यानी कितनी साइकिल बनेगी। तो 1024 आप देखिए, चाहे तो आप इसको 2 से क्या कर लें, इसके गुणनखंड निकालें, यानी 2 से काटते हुए चले जाएं। आपको पता है कि 2 से ये कटता चला जाएगा। इसका मतलब है कि 2 की पावर कितना बनेगा 10। 1024 क्या है 2 की पावर 10 है। इसका मतलब ओवरऑल कितनी साइकिल्स इस तरीके की बनेगी 10 साइकिल, और प्रत्येक साइकिल कितने की है 2 साल की। तो 1024 गुना होने में इंजीनियरों की संख्या को 1024 गुना होने में कितना टाइम लगने वाला है 10 गुणा 2 अर्थात 20 साल। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A/B बराबर 7/8 और B/C बराबर 7/9। तो A/B/C का अनुपात क्या होगा। देखिए आपको ये थोड़ा सा चाहे उल्टे n का रूल लगा लीजिए, या फिर आप देखिए यहाँ B है तो यहाँ 8 है, यहाँ B है तो यहाँ 7 है। तो इसमें आप 7 से गुणा कर दीजिए और इसमें आप 8 से गुणा कर दीजिए, तो B क्या है वो इक्वल हो जाएगा। अगर हम 7 से गुणा करके देखें तो ये कितना होगा 49 और ये कितना होगा 56। यहाँ अगर हम 8 से गुणा करके देखें तो ये कितना होगा 56 और ये कितना होगा 72। अब देखिए B जो है यहाँ का B और यहाँ का B दोनों सेम हो गए। तो अब आप A/B/C क्या कर सकते हैं, A की जगह पर 49, B दोनों जगह सेम है तो 56 हो जाएगा और C 72। यही हो जाएगा आपका A/B/C का रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। 9,800 रुपये की धनराशि 6 वर्षों में 4,704 रुपये का साधारण ब्याज देती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। आपको पता है कि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष समान होता है। अगर 6 वर्षों में साधारण ब्याज 4,704 रुपये है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 6 से आप भाग लगा दीजिए इसमें। तो 6 सते 42, 42 और 5 6 8 48 और फिर 2 इधर 6 चौके 24, 784 रुपये आपका 1 वर्ष का ब्याज है। तो आप देखिए 784 रुपये 9800 9,800 का कितने प्रतिशत है। 00 से 00 कट जाएगा, 7 से इसको काटिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, फिर ये 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 है ना। और आपको पता है कि 14 8 112 होता है, अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 8%। चाहे तो आप इसको फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, SI = PRT/100 से, है ना, वहाँ से भी आ जाएगा, आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। आपको पता है अगर ब्रैकेट वाले को हमने सॉल्व किया तो ब्रैकेट में सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं। 8 में 4 से भाग लगाते हैं 2, 5 को 2 से घटा दिया कितना आएगा 3, फिर आप देखिए 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 में से 1 गया कितना 8 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अब ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28 और 1 29/4 + 8। अब ये 4 इधर आएगा तो 8 चौक 32,
यानी 29 प्लस 32/4, 29 और 32 कितना हो जाएगा 61/4। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का एसपी और सीपी यानी सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य और सीपी कॉस्ट प्राइस, है ना, मतलब क्रय मूल्य कितना है 1333 और 2150 रुपये। मतलब बेचता है 1333 रुपये में, खरीदता है 2150 रुपये में। तो पूछ रहा है हानि प्रतिशत। आप देख भी रहे हैं कि जो बेचता है वो कम मूल्य है, खरीदता ज़्यादा पे है, तो इसका मतलब हानि होगी। हानि कितने की होगी, देखिए आप इससे सीपी से अगर एसपी को देखें, यानी 2150 रुपये की बेचा, 1333 रुपये, माफ़ करिए 2150 रुपये की खरीदी थी कोई वस्तु और 1333 रुपये की बेची थी, तो कितने रुपए की हानि हुई। इससे अगर आप इसको घटाएंगे, 50 में से 17 घटाएं 13, 50 में से 33 घटा 17, 21 में से 13 घटा 8, 817 रुपए की हानि। कितने पर, लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 2150 प्रतिशत के लिए गुणा 100। अब देखिए यहाँ सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कटा, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको 5 से काट लीजिए, 5 चौके 20, फिर 5 तियाँ 15 और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 817 गुणा 2, तो 17 दूनी 34, 8 दूनी 16 बटा 43 43। आप 43 से आप 1634 में भाग लगाएं। देखिए 43 से अगर आप भाग लगाएं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, मतलब 3 बार जाएगा तो कितना होगा 3 तिया 9, 3 चौक 12, 129। 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा, और इधर 15 में से 12 गया 3 हो जाएगा, और इधर 4 है, 344। 344 को फिर 43 से काटिए 43 से, तो ये कितना हो जाएगा 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 2, यानी 8 बार जाएगा पूरा पूरा, तो कितना हो जाएगा 38% की हानि। क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा, जो कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का मासा 8 है तो निम्न में से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता। 4 ऑप्शन है, 72, 24, 68 और 48। आपको पता है दो संख्याएं हो या दो से अधिक संख्याएं हो, उनका जो एलसीएम होता है उनके मासा से हमेशा कंप्लीटली डिविजिबल होता है। मतलब संख्याओं का लासा संख्याओं के मासा से पूर्णतया विभाजित होता है। तो आप देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एलसीएम नहीं हो सकता है, तो जो 8 से नहीं कटेगा वही एलसीएम नहीं होगा, नहीं हो सकता है। आप 72 में भाग लगाइए 8 से, पूरा पूरा कटेगा। 24 में भाग लगाइए, पूरा पूरा कटेगा। 48 में भाग लगाइए, पूरा पूरा कटेगा, लेकिन 68 नहीं कटेगा। तो यही क्या है, ये एलसीएम नहीं हो सकता। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि होती है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए वर्ग की भुजा अगर हम मान ले a, तो उसका परिमाप क्या होगा 4a। a में किसी तरह का कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। सिर्फ परिवर्तन से मेरा तात्पर्य है कि a की पावर तो बढ़ नहीं रही, a की पावर 1 यहाँ है तो a की पावर 1 यहाँ है। सपोज अगर a की पावर में परिवर्तन होती तब तो उसके परिमाप में प्रतिशत वृद्धि होती। जैसे सपोज अगर यहाँ a है तो यहाँ a² हो जाता, तो इसके परिमाप में प्रतिशत वृद्धि होती। लेकिन a में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर भुजा 20% बढ़ी तो यहाँ पर भी भुजा सेम रहेगी। भुजा सेम रहेगी इसका मतलब परिमाप सेम रहेगा। तो परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 20% की। अगर यहीं पर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, तब हम 20 और 20 करके यानी 2 प्रतिशतों को 1 करते, दोनों प्रतिशतों को अगर हम मिला लेते तो यहाँ पर कितना हो जाता 44% की वृद्धि हो जाती। लेकिन ऐसा है नहीं, इस वजह से उसके परिमाप में सेम वृद्धि होगी 20% की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 14 दिनों में करता है, बी उसी काम को 21 दिनों में करता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन ए कार्य शुरू होने के 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है।
बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ए अगर अकेले करता तो 14 दिन में करता, तो एक दिन में ए के द्वारा 1/14। बी अगर अकेले करता तो उस कार्य को 21 दिनों में। एक दिन में बी के द्वारा किया गया कार्य 1/21। अगर दोनों का हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, उन दोनों के द्वारा मिलकर एक दिन में किया गया कार्य। कह रहा कार्य तो दोनों शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। यहाँ से हमको ये समझ आ रहा है कि दोनों ने मिलकर साथ साथ 4 दिनों तक काम किया। तो आप देखिए 4 दिनों में काम हुआ कितना। अगर 14 और 21 का एलसीएम देखा जाए तो 84, 14 छंग 84, 21 चौक 84 यानी 10/84। और 84 को अगर हम 4 से काट दें तो 21। अब यहाँ से ये समझ आ रहा है कि इन दोनों ने मिलकर 10/21 कार्य कर लिया है। शेष कार्य बचा कितना है, टोटल अगर 21 कार्य था 10 हो गया तो 11/21। और ये कार्य करेगा कौन, बी करेगा, क्योंकि ए तो निकल गया है, ए चला गया है। तो बी पूरा कार्य करता कितने दिनों में है, 21 दिनों में। तो इतना काम कितने दिन में करेगा, 21 से गुणा, 21 से 21 कैंसिल आउट। इसका मतलब शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा, 11 दिनों में। यही पूछा गया, बी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। अगला क्वेश्चन, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0, 3, 2, 1 इस तरीके से विकेट लिए हैं। कह रहा दिए गए आंकड़े की माध्यिका निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जो आंकड़े दिए होते हैं, जो डेटा दिया होता है, सबसे पहले आप उसको काउंट करते हैं कि उसमें ओवरऑल कितने डिजिट या कितने नंबर्स हैं। तो आप इसको जब काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ओवरऑल 15 अंक दिए गए। तो अगर ये विषम आती है तो विषम में माध्यिका कैसे निकाली जाती है, यानी माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n+1/2वां पद। ये डेटा जब विषम आता है, मतलब जो डेटा में अंक या संख्याएं दी होती हैं वो जब विषम आते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और जब सम आ जाता है तो उसके लिए n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटा 2, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आया है विषम, 15 हैं, यानी ये टोटल कितने हैं 15। तो 15 + 1/2 यानी 8वां पद जो होगा वो आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका। लेकिन ऐसे 8वां पद नहीं होता है, इसको आपको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम, मतलब आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सबसे पहले आप 0, फिर ये 0, फिर ये 0, 3 हो गए। फिर उसके बाद 1, 4 हो गया, 5 हो गया, एक और तो नहीं है, फिर 6, 7, 8। इसका मतलब 8वां पद जो होगा वो क्या होगा, 2, और 2 ही आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। ठीक है।